बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम 3 सेगमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले माजरत एक कि कल मैंने वीडियो में आपसे बात करते हुए ये कहा था कि हम एफर्ट और फास्ट केबल के बारे में बताएंगे कि उनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि थोड़ी सी जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो उस फ्लो में मैं उसको मिस कर गया। लेकिन मैं अभी आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में बता दूं कि एफर्ट के जो हमारे टारगेट्स हैं, फ़र्स्ट टारगेट जो हम समझ रहे हैं कि वो 250 का है हमारा, और उसके बाद 270। तो अगर ये 250 से ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर ये 270 को भी टच करेगा। तो अभी पहला टारगेट हम इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। FCCL का पहला टारगेट जो है वो हमारा 30, फिर 32 और फिर 35 है। तो ये 2 टारगेट्स जो थे कल की वीडियो में मिस हुए थे, रह गए थे, जिस पर हमें मैसेजेस भी मिले रिप्लाई में और कमेंट्स में भी और फ़ोन पे भी बात हुई। तो मैंने आज अपनी वीडियो के आगाज़ में ही सबसे पहले आपको ये बताया है। इसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम हफ्तावार मार्केट का जायज़ा लेंगे। इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो चले हैं और किन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद जो है बहुत सारी अहम न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज़ की न्यूज़। और आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कल ही हमने जो जुमे का दिन था जिसमें हमने ये देखा कि सीमेंट सेक्टर की एक न्यूज़ ने सीमेंट सेक्टर को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। तो स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए न्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। इसलिए आज की ये न्यूज़ और फिर आपके सवालात भी इसी वीडियो में हम शामिल करेंगे, जिसमें आप हमारे से मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को जानना चाह रहे होते हैं, जिसके बारे में आपके कमेंट्स में भी आते हैं, और हम आपसे ये बात वहाँ पे भी बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी लर्निंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन तमाम चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो आज जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, एनालिसिस आपके साथ शेयर करें जिससे आपको मदद मिल सके। तो इसलिए आप अगर वीडियोस को देखने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हफ्तावार मार्केट का जायज़ा लेते हुए KSE 100 ने इस हफ्ते भी अपनी मूव ऊपर की तरफ जारी रखी है और इसमें सरमायाकारों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की है। इंडेक्स ने इस एक हफ्ते के दौरान 1,17,586 पॉइंट्स पर बंदिश की है, जो कि तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 6,235 पॉइंट का इजाफा देखा गया है, और नए साल के दौरान तकरीबन इंडेक्स ने 2% का इजाफा कर चुकी है। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इंडेक्स मुसलसल ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और इस दौरान में थोड़ी थोड़ी अपने लिए स्पेस भी बना रहा है। इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करता जाऊं कि इंडेक्स जब मुसलसल ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें वो अपनी करेक्शन भी करता है, ताकि जो स्टॉक्स की मूवमेंट के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होती है, कुछ नए लोगों की एंट्री होती है और कुछ सेलिंग होती है। इससे स्टॉक्स की मूवमेंट में एक बेहतरी का रुझान होता है। इसलिए हमें जो करेक्शन होती है इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, और इस दौरान में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से होल्ड कर सकें। तो इंट्राडे के अंदर भी हमने देखा कि जो इस हफ्ते के दौरान इंट्राडे के अंदर भी काफ़ी उतार चढ़ाव नुमाया था। इस हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा 1,18,367 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को छुआ और निचले सतह पर 1,11,916 की कम तरीन सतह को छुआ है। इस दौरान खाद, बैंक, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सब ज़्यादा मुस्बत रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन सीमेंट सेक्टर को एक बैड न्यूज़ ने बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है, जिस पर हमने अपनी कल की वीडियो में तफसीली बात की थी। जबकि कमर्शियल बैंक्स ने इस टाइम पीरियड के दौरान तकरीबन 2,081 पॉइंट्स का इजाफा किया है। डैट्स मीन्स के कमर्शियल बैंक्स
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। इस हफ्ते के दौरान सबसे पावरफुल जो स्टॉक हमने देखा है वो एफर्ट का रहा है, जिसने एक हफ्ते के दौरान 763 पॉइंट्स का इजाफा किया है। और इसके साथ एंग्रो, एफएफसी, दाऊद हरकुलिस, एचबीएल, इन्होंने भी 400 और 500 पॉइंट्स का इजाफा किया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है स्टॉक्स को और इंडेक्स को ऊपर की तरफ मूव करने में। जबकि इंडेक्स को नीचे लाने वाले स्टॉक्स में टीआरजी, इंडस और कोलगेट और एफएफसी जो हैं वो नुमाया रहे हैं। तो हम एक हफ़्ते की जो इस वक्त आपके सामने चीज़ें पेश की हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव इसलिए हो सकती हैं कि आप आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान अपना जो स्टॉक्स के हवाले से प्लानिंग्स करेंगे उसमें देख सकते हैं कि एक हफ़्ते के दौरान कौन कौन से स्टॉक्स थे जो चल रहे हैं और अगले हफ्ते में भी ये कंटिन्यूटी देखी जा सकती है। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि न्यूज़ के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 हफ्ते के दौरान तकरीबन $371 मिलियन की कमी देखी गई है और पाकिस्तान को अभी कुछ तवील अरसे और शार्ट अरसे में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अदायगियाँ करनी हैं। कम अरसे के अंदर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को $14 अरब की अदायगी करनी है, जिसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये कर्ज़े रोल ओवर हो जाएं। तो ये स्टेट बैंक की जो इस वक्त ज़र मुबादला की ज़खायर की जो कमी है ये हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के दौरान $371 मिलियन की कमी हुई है और इस कमी के बाद अभी हमें कर्ज़ों की अदायगी भी करनी है। इसलिए डॉलर्स के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी कोशिश जारी रखे हुए है। इसके बाद दूसरी खबर चकवाल स्पिनिंग मिल्स के हवाले से है, जिसने अपना नाम, कारोबार और सेक्टर सब कुछ ही तब्दील कर लिया है। जी हाँ, चकवाल स्पिनिंग मिल्स ने अपने नाम, सेक्टर, कारोबार हर चीज़ तब्दील कर दी है और अब उसका नया नाम होगा इन्फिनी डाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इन्फिनी डाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से अब चकवाल स्पिनिंग काम करेगी और इसका सेक्टर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ अब आपको नोट करनी होगी। आइंदा चकवाल स्पिनिंग मिल्स का नाम ख़त्म हो रहा है और उसके साथ दूसरी तरफ एक और कंपनी के बारे में हम बताते जाएं, एंग्रो और दाऊद हरकुलिस जो एक ही प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, उनका अब आपस में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ज़रिए जो नई सेटअप्स किया जा रहा है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस जो कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग का अमल जो है इनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। दोनों कंपनीज़ ने रेगुलेटरी तकाज़े मुकम्मल कर लिए हैं और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ और अदालतों से मंजूरी हासिल कर ली है। अब एंग्रो के जो शेयर्स हैं इनकी ट्रेडिंग आखिरी दिन भी मुकम्मल हो चुकी है और अब नए नामों से दोनों कंपनीज़ के जो नए स्ट्रक्चर्स हैं उसके तहत काम करेंगे और जो एंग्रो के पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको नए शेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और ख़बर हम शामिल करना चाहेंगे टॉमसेल के बारे में। टॉमसेल जो गोश्त बरामद करने वाली पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, जिसके सीईओ फैसल हुसैन, जिनका ताल्लुक मुल्तान से, और ये कंपनी पाकिस्तान की ग्रोथ करने वाली कंपनीज में से एक बड़ी कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गोश्त बरामद करने के हवाले से इसने दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कीमती इजाफ़ा किया है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ायदामंद साबित हुई है। टॉमसेल ने अब 28 जनवरी को अपनी एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कॉल की है जिसमें अहम फ़ैसले मुतवक्का हैं। इसके बाद यूबीएल ने अच्छा नाम बनाया है। उसने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन का अरेंजमेंट किया है और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। यूबीएल ने बहुत अच्छी गुडविल कमाई है। यूबीएल का शुमार पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक्स हैं उनमें से एक बेहतरीन बैंक के अंदर होता है, जिसके शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड्स भी हर साल मिलता है और उसमें कैपिटल गेंस का भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। तो यूबीएल ने अब फिर गुडविल कमाई है। इसके बाद शाद ताज शुगर मिल्स के सालाना नताइज सामने आए हैं,
जिसमें कैश डिविडेंड्स अनाउंस नहीं किया गया और कंपनी की जो सालाना आमदनी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। गुज़श्ता इसी साल पीरियड के दौरान हमने देखा कि कंपनी ने 33 रुपये 76 पैसे कमाए थे, लेकिन अब उसकी आमदनी कम होकर 2 रुपये 68 पैसे पर आ गई है। ये शाताज इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी परेशानी की बात है। कंपनी की कारकर्दगी में नुमायाँ कमी देखी गई है। इसके साथ मारी पेट्रोलियम पर अभी अगर हम बात करें तो मारी पेट्रोलियम में डायरेक्टर्स की तरफ से ख़रीदारी की गई है और मारी में ये रुझान हम मुसलसल देख रहे हैं कि इनके डायरेक्टर्स तकरीबन हर रेट पर ही ख़रीदारी को जारी रखे हुए हैं और इस हवाले से मुसलसल इतलात स्टॉक मार्केट में आती रहती हैं। इसके साथ न्यूज़ जो हैं उसमें नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की ख़बर भी है, जिसने अपने 10 मिलियन हेसेस को दोबारा ख़रीदारी का ऐलान किया है। ये नेटसोल के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और इससे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शेयर प्राइस में इजाफ़ा देखा जा सकता है। और लास्ट खबर जो है वो PHDL के बारे में है, जिसका गैर मामूली इजलास अभी 31 दिसंबर को हुआ है, जिसमें PHDL ने पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स का जो कारोबार है उसको ख़त्म करने के हवाले से करारदाद की मंजूरी की है। तो यानी कि अब PHDL अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहा है। और अब वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। अहमद इजाज़ साहब ने पूछा है कि क्या सीमेंट सेक्टर्स में कौन सा ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जहन में क्या कंसेप्ट है, ये बहुत अहम है। लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट जो होता है उसमें कम से कम जो टाइम पीरियड है वो 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल या फॉर द होल लाइफ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो है वो एक बड़ी इस्तिलाह है, तो पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सेकंड, इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं, अप्स एंड डाउन भी आते हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे ये आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके प्लान की होती है। आपका प्लान बहुत अहम होता है, जो कि आपके लिए टाइम टू टाइम चीज़ें जब तब्दील होती हैं तो उस टाइम के साथ आपने किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना होता है। और ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए सबसे पहले अगर आप कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, उसके जो डिविडेंड्स हैं उनको देखें, उसकी जो मैनेजमेंट है उसके डिसीजंस को देखें। तो इसमें लकी सीमेंट, पायनियर सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट और चिराट सीमेंट, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। आप इसमें से अपने जो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेकेंडली आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आपका क्या प्लान है, और आप इनकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद अपना जो प्लान है उस पर अमल दरामद शुरू कर सकते हैं। याद रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में की जाती है वो एक साथ नहीं बल्कि ग्रेजुअली की जाती है, टाइम टू टाइम की जाती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पूरा एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और सवाल आया है कि क्या एनर्जी सेक्टर जो है ये दोबारा वापस आ सकता है, ये सलमान साहब का। जी बिल्कुल, ऐसे होता है कि किसी वक्त कोई सेक्टर जो है वो अंडर प्रेशर हो जाता है, किसी एक न्यूज़ की वजह से या किसी एक नए टैक्स की वजह से या वक्ती तौर पर हुकूमती इक़दामात की वजह से, लेकिन तमाम सेक्टर्स में वापस आने की सलाहियत होती है। और ऐसे तमाम सेक्टर्स जो प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं उनका कम बैक करने की जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ होती है और जल्दी वापस आ सकते हैं। इसलिए एक नेक्स्ट सवाल जो है वो सलीम सिद्दीकी साहब ने पूछा है PHDL के बारे में। तो PHDL के बारे में मैंने न्यूज़ दे दी है कि उन्होंने एक करारदाद पेश की है जिसके मुताबिक वो अपना कारोबार ख़त्म करने जा रहे हैं। कंपनी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था और उसके बाद अब वो अपना कारोबार ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब PHDL तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ रवां दवां है और आइंदा आने वाले दिनों में लगता यही है कि PHDL का अख्ताम हो जाएगा। तो उसके बाद ये कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगी। इसके बाद
एक और रिजवान मेमन साहब हैं, इनका सवाल आया है कि मैपल लीफ को होल्ड करना है या सेल कर दें। देखें, इस तरह का जो सवाल होता है इसका जवाब यस और नो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। आपने जब मैपल लीफ लिया था तो आपके जहन में क्या था, आपका टारगेट क्या था, आपने किस पॉइंट से लिया था, आपकी जो ख़रीदारी थी ये शॉर्ट टर्म गोल के तहत थी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ से आप डिविडेंड लेना चाह रहे थे या कैपिटल गेंस लेना चाह रहे थे। इस तरह का जो भी आपका प्लान था उस प्लान को मद्देनज़र रख कर आप अपने देखेंगे कि क्या वो टारगेट आपका अचीव हो चुका है। अगर आपका वो टारगेट अचीव हो चुका है तो फिर आप ये सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर आप इसको दोबारा वेट कर सकते हैं। जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब तक आपका स्टॉक मार्केट में टारगेट अचीव ना हो तो आपको चीज़ों को होल्ड करना चाहिए, या अपने प्लान के अंदर अगर आपने कोई अल्टरनेटिव प्लान रखा हुआ है और आपको लगता है कि मेरा टारगेट अचीव करना मुश्किल है जो मैंने प्लान किया है, तो अल्टरनेटिव प्लान पर आप अमल दरामद कर सकते हैं और उस वक्त आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप किसी से दूसरे से ये पूछें कि मैं ये स्टॉक सेल कर दूं या होल्ड रखूं, ये रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं कि आपने किस टारगेट के तहत, किस प्लान के तहत वो स्टॉक ख़रीदा था। तो आज की वीडियो में हमने जो 2-3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इसमें आपने न्यूज़ भी देख ली और अपने सवालात के जवाबात और पिछले हफ्ते के जो पूरे स्टॉक्स की मूवमेंट थी उस पर बात हुई। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।